आज की क्लास में हम छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा ये जो एरिथमेटिक वाला सेक्शन है ये एक हद तक कंप्लीट हो जाए, तो फिर हम जो है ना अलजेब्रा की तरफ जा सकेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये रेशो वाले क्वेश्चन या रेशो का टॉपिक है। और रेशो असल में कहते हैं किस चीज़ को, रेशो एक कंपैरिजन का नाम होता है। अ रेशो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज। तो नॉर्मली हम दो क्वांटिटीज के दरमियान एक कंपैरिजन करते हैं, तो उसको हम रेशो से शो कर देते हैं। और बाज़ औक़ात हम दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान भी कंपैरिजन करते हैं, तीन के दरमियान या चार के दरमियान, तो उसको भी फिर हम रेशो से शो कर सकते हैं या करते हैं। रेशो के लिए आपको पता है कि जो यूज़ होता है सिंबल वो ये कॉलन का होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर दो क्वांटिटीज़ की रेशो है तो उसको यूँ लिखा जाएगा कि A इज़ टू B। रेशो का सिंबल इज़ टू पढ़ा जाता है, A इज़ टू B। और ये जो रेशो होती है ये फ्रैक्शन के इक्वल होती है। इसमें रेशो से पहले वाला इस टू से पहले वाली जो क्वांटिटी होती है वो न्यूमरेटर बनता है और इस टू के बाद वाली जो क्वांटिटी होती है वो डिनोमिनेटर बनता है। तो रेशो को दोनों तरह से शो किया जा सकता है। हम सिंप्लीफिकेशन करते हुए रेशो को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी वक्त फ्रैक्शन में जो भी आंसर आए उसको हम रेशो में भी कन्वर्ट करके बता सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात दूसरी ये भी है इसके बारे में कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि रेशो जो होती है वो हम सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान में कंसिडर करते हैं। और कभी दो ऐसी क्वांटिटीज़ की रेशो लेनी पड़े कि जो सेम नहीं है तो फिर हम पहले उनको सेम बनाते हैं और उसके बाद फिर वो प्रॉपरली रेशो में कन्वर्ट होती हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने फ्रैक्शंस में भी देखा था जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का था, वो एज इट इज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि रेशो भी फ्रैक्शन ही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1/2 लिखा हुआ है तो आप इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, आप 3 से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, आप 4 से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, आप 100 से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, सो ऑन। यानी देयर कैन बी इनफाइनाइट फ्रैक्शंस which can be called equivalent fraction of this fraction 1/2। जब तक हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 के इक्वल ही रहेंगी ये सारी रेशोज, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाती हैं सारी फ्रैक्शंस। सिमिलरली अगर कहीं लिखा हुआ है 2:3, एक रेशो लिखी हुई है, अगर हम सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो नई रेशो बनेगी ये भी इक्विवेलेंट रेशो कहलाएगी। और सिमिलरली अगर दोनों नंबर्स को किसी सेम क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो भी इक्विवेलेंट रेशो ही कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें 6:36 की रेशो मिलती है और अगर हम दोनों क्वांटिटीज़ को सेम नंबर यानी 6 से डिवाइड कर देते हैं तो जो आपके पास आंसर आएगा वो इसकी इक्विवेलेंट रेशो ही होगी। रेशो हम होल नंबर्स में शो करते हैं, फ्रैक्शंस वगैरह नॉर्मली इसके अंदर यूज़ नहीं होती। तो अगर कोई फ्रैक्शन वगैरह हो या डेसिमल हो तो उसको होल नंबर में नॉर्मली कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है रेशो के लिए। तो इसी में आप एक बात और ऐड कर लें, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसमें ये बात अहम है और हम इसको फिर इसको जो है ना यूज़ भी करेंगे कि हम रेशो ऐसी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान लेंगे जिनकी यूनिट्स सेम हों। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाता है कि आप 1 किलोग्राम की रेशो कंसिडर कर लें 400 ग्राम्स के साथ,
तो अब डायरेक्टली हम रेशो नहीं ले सकेंगे, क्योंकि एक तरफ किलोग्राम की यूनिट है और एक तरफ ग्राम की यूनिट है। तो दो तरीके हैं, या तो आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें या फिर किलोग्राम टू ग्राम में कन्वर्जन कर लें। तो अगर हम ये बेसिक रिलेशन हमें याद हो कि 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स, तो हम जो है ना 1 किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1000 ग्राम बन जाएगा, और दूसरी क्वांटिटी भी ग्राम्स में है। अब जब ये सेम यूनिट्स में आ गए तो अब हम इनकी रेशो कंसिडर कर सकते हैं, और इनकी रेशो बनेगी 1000:400। उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, जितना भी हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो आपके पास फाइनल आंसर, द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन ऑफ दिस रेशो विल बी 5:2। तो इस तरह हम दोनों को ना सेम नंबर से डिवाइड करके मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये डिटेल है जो कि रेशो से रिलेटेड है, और जो असाइनमेंट हमारे सामने आएगा उसमें रेशो के क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पर फिर हम इसको अप्लाई कर कर देख रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ों में हम इसको इसी तरह से यूज़ करेंगे। अच्छा, रेशो का एक सिनेरियो मैंने आपको ये बताया कि दो क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं, उन दोनों क्वांटिटीज़ की रेशो हमें फाइंड करनी होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कोई एक ही क्वांटिटी गिवन होती है और उसको हमने दो पोर्शंस में डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लेंथ देता हूँ 10 मीटर्स की, और मैं आपसे कहता हूँ कि डिवाइड दिस लेंथ इन द रेशो 2:3। इस लेंथ को 2:3 की रेशो में डिवाइड करके बताएं कि इसके आंसर क्या आ रहे होंगे। यानी जो हम जिस नंबर को हम 2 कह रहे हैं वो लेंथ कितनी होगी, जिस नंबर को हम 3 कह रहे हैं वो लेंथ कितनी होगी। तो इसका मेथड ये होता है कि आपने अगर 2 के लिए आंसर फाइंड करना है, जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। बस मैं एक दफ़ा इसका मेथड लिख भी देता हूँ। तो हम ये करेंगे कि ये जो टोटल है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट फाइंड करना चाह रहे हैं विच इज़ 2, तो अगर हम वो फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम टोटल को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवीजन में हम ये करेंगे कि ये जो रेशो के नंबर्स हैं ना, इनका सम लिखेंगे। So it will become 10 multiplied by 2 divided by 5. So the answer will be 4 meters. इसी तरह जब हम सेकंड पार्ट फाइंड करना चाह रहे होंगे तो हम टोटल क्वांटिटी 10 को एज इट इज रखेंगे। अब सेकंड पार्ट के लिए जो नंबर है वो 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, और इसके डिनोमिनेटर में सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द फ्रैक्शन एज इट इज आएगा। So now 2 will get multiplied by 3 and the answer will be 6 meters. So 10 meters की लेंथ को जब हम 2:3 में डिवाइड करेंगे तो 4 meters और 6 meters के आंसर्स आ जाएंगे। मुझे पता है कि ये बहुत सिंप्लीफाइड और बहुत आसान सिचुएशन थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी बड़े क्वेश्चंस में एक छोटा सा पार्ट ऐसा आता है जहां रेशो की नॉलेज जो है ना वो एग्जामिनर टेस्ट कर लेता है, और पेपर 1 के अंदर तो इसका बाकायदे यानी पूरे क्वेश्चंस भी बन के आ सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम एक एक और क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ जाता हूँ। फर्स्ट करें कि एक क्लब है और इस क्लब में फीमेल मेंबर्स भी हैं और मेल मेंबर्स भी हैं। हमें ये बताया जाता है कि फीमेल मेंबर्स इज टू मेल मेंबर्स की जो रेशो है वो 5:3 है, और हमें ये बता दिया जाता है कि टोटल जो मेंबर्स हैं इनके, यानी मेल एंड फीमेल एडेड टुगेदर जो टोटल मेंबर्स हैं इस क्लब के, वो फॉर एग्जांपल 256 हैं। अब हमें ये बताना है कि फॉर एग्जांपल इसमें फीमेल कितनी है, उसके बाद हमें ये बताना है कि मेल कितने हैं। तो क्या मेथड होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम फीमेल
मेंबर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए जी? क्या मैं लिखूंगा अगर हमें फीमेल के लिए नंबर फाइंड करना है? जी, जो मेथड हमने अभी देखा पिछले एग्जाम्पल में उसी को आप सामने रखें। हम ये करेंगे कि जो टोटल नंबर है, जी बिल्कुल सही सही, तो जो टोटल नंबर है, नंबर ऑफ मेंबर्स, उसको हम लेंगे, सही बिल्कुल सही, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। फीमेल के लिए 5 की क्वांटिटी है, 5 का नंबर है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 प्लस 3 का नंबर यानी सम ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर्स आ जाएगा। अच्छा, 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 32 आंसर आएगा। 32 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आपके पास 160 इसका आंसर आ जाएगा। जी बिल्कुल सही है। अब देखें, चूंकि दो ही क्वांटिटीज हैं तो मेल फाइंड करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यही वाला मेथड है कि आप 256 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 कर लें। सेकेंड मेथड ये हो सकता है, जी बिल्कुल यही मैं बता रहा था, कि आप टोटल में से जब फीमेल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास बाकी जो क्वांटिटी बचेगी वो मेल मेंबर्स की बचेगी। तो इस तरह इनका आंसर आपके पास 96 आ जाएगा। आई थिंक 96 इसका आंसर होना चाहिए। तो जी 96 होगा। ओके, तो 96 मेंबर्स मेल हो गए, 160 मेंबर्स फीमेल हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो कि हम देखेंगे कि नॉर्मली ये होगा कि या तो आपके पास दो क्वांटिटीज की रेशो, उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको फाइंड करनी होगी, या फिर ये होगा कि आपको किसी एक क्वांटिटी को एक खास रेशो के मुताबिक 2 या 3 पोर्शंस में डिवाइड करना होगा। तो अभी अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिलहाल हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे रेशियोज को समझ चुके हैं। बाकी फिर असाइनमेंट के क्वेश्चंस के जरिए कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, और कुछ चीज़ें फिर जब हम और टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे उसके अंदर ये रेशो वाली चीज़ें कनेक्ट होकर आती रहेंगी। ओके, रेशोज के बाद अब दूसरा एक छोटा टॉपिक जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो परसेंटेजेस का है। परसेंटेज में आपको पता है कि आपके पास ये वाला सिंबल यूज होता है, और अगर किसी क्वांटिटी के साथ ये सिंबल लगा हो, फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हो n%, तो दिस इज इक्वल टू अ फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन हैज द न्यूमरेटर ऑफ n एंड द डिनोमिनेटर ऑफ 10। तो ये जो परसेंट है ना, यानी ये वाला जो सिंबल है जिसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, परसेंट, so per here shows division and cent means 100. So any number written with the sign or the symbol of percent means we are going to divide that number by 100. For example, अगर कहीं x% लिखा हुआ है, it means x is going to be divided by 100. ठीक है, तो ये तो परसेंट की बेसिक यानी वो है, डेफिनेशन है। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर कहीं लिखा हुआ है 20%, तो इट मींस इट इज इक्वल टू 20 अपॉन 100। बाज़ औक़ात एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आप एक परसेंटेज दे दी जाती है आपको 20%, और आपसे कहा जाता है कि आप इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में चेंज कर दें। तो पहले तो आपको उसको नॉर्मली नंबर डिवाइडेड बाय 100 में चेंज करना होता है, और उसके बाद आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके जो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ला सकते हैं वहां तक आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपको एक फ्रैक्शन दे दी जाती है या कोई डेसिमल नंबर दे दिया जाता है, और आपसे कहा जाता है कि अब आप इसको परसेंटेज में चेंज करें। तो आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, और उसके साथ आप एक परसेंट का साइन लिख देंगे।
यानी हमने क्या किया, हमने 100% को इंट्रोड्यूस करवा दिया। 100% means 100 divided by 100, so it is equal to nothing but 1। तो असल में हमने उस फ्रैक्शन को 1 से एक तरह से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम उसकी डिवीजन वाला 100 हम उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं एज द सिंबल ऑफ परसेंट, और जो मल्टीप्लिकेशन वाला 100 है उसको हम मल्टीप्लिकेशन करवा के इन्वॉल्व करके सिंप्लीफाई करवा लेंगे। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 200 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव 40, और परसेंट का सिंबल इंटैक्ट रहेगा, एज इट इज रहेगा। इस तरह आपने एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। जैसे पहले एक परसेंट को सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, ये उसका ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये भी कहा जा सकता है कि आप 0.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, तो बहुत आसान है। आप इसको 100% से मल्टीप्लाई करें, और 0.5 कैसे सिंप्लीफाई होता है हम डेसिमल के नंबर्स में देख चुके हैं। डेसिमल को कैंसिल करके डिनोमिनेटर में 100 आएगा, 10 आएगा। 10 इसको सिंप्लीफाई करेगा, 5 10 50, और परसेंट का जो सिंबल है वो आखिर तक इंटैक्ट रहेगा। उसको हम एज 1/100 इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसको बस हम वैसे ही लिखेंगे। तो इस तरह 0.5 इन परसेंटेज 50% को शो करता है, और कोई भी डेसिमल नंबर हो उसको हम इसी तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये परसेंटेज के हवाले से एक बेसिक इंट्रो था जो हमें पता होना चाहिए, ताकि फिर हम उसको आगे यूज कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब एक और इसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि बाज़-औक़ात हमें कहा जाता है कि आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करें, परसेंटेज चेंज इन समथिंग, एंड चेंज कैन be an increase in any quantity, or it can even be any decrease in any quantity। तो इससे जो है ना आपका चेंज बनेगा। जाहिर है चेंज इसी तरह होता है ना कि या तो कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होती है, इस फॉर्म में चेंज होती है, या डिक्रीज होती है। अगर ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो तो फिर तो वो सेम रहेगी और उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, और जब चेंज नहीं आएगा तो परसेंटेज चेंज भी 0% हो जाएगा। अच्छा, अब फर्ज करें कि फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल है और उसकी प्राइस है 100, बाद में इसकी प्राइस इंक्रीज होकर 120 हो जाती है, और हमें कहा जाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या चेंज इन प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। हमने इस आर्टिकल की प्राइस में जो चेंज आया उसको एज अ परसेंटेज इंक्रीज शो करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ये होता है कि आपको चेंज को न्यूमरेटर में रखना होता है, और चेंज अगेन इंक्रीज हो या डिक्रीज दोनों सूरतों में वो न्यूमरेटर में रहेगा। दूसरी बात, आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, जो चेंज होकर किसी और में कन्वर्ट होती है, उस ओरिजिनल वैल्यू को आप हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और चाहें तो परसेंट का साइन यहीं लगा लें, या चाहें तो आखिरी स्टेप में आंसर के साथ लिख लें। इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेहतर है कि शुरू में ही लगा लें। सही है। अब देखें इस केस में हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, कहाँ से बात शुरू हुई थी ओरिजिनली। प्राइस ओरिजिनली क्या थी, वो ये वाला नंबर था ना, तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जाहिर है यहाँ पे चेंज कितना आया, तो चेंज निकालने के लिए हम 120 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 20 का चेंज आया, तो हम लिखेंगे चेंज यानी 20 डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द 100 ऑफ परसेंटेज एंड द सिंबल ऑफ द परसेंट। तो आपके पास 20% इंक्रीज हो गई प्राइस एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल था, उसकी प्राइस 150 थी,
वो बाद में डिक्रीज होकर फॉर एग्जांपल 50 हो गई। अब हमें कहा जा रहा है कि आप इसका परसेंटेज चेंज या परसेंटेज डिक्रीज फाइंड कर लें। तो परसेंटेज डिक्रीज इन दिस केस विल बी द चेंज। और चेंज के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर कोई नेगेटिव आंसर ला के दिखाएं तो डिक्रीज से पता चलेगा। अगर हम इसको परसेंटेज डिक्रीज लिख चुके हैं तो ऑटोमेटिकली ये पता चल रहा है कि ओरिजिनल क्वांटिटी ज़्यादा थी और लेटर क्वांटिटी या चेंज्ड क्वांटिटी कम थी। तो मैं सिर्फ यहाँ पर चेंज को शो कर देता हूँ कि 150 से 50 होने में 100 का चेंज आया, divided by the original value which was 150 multiplied by the 100% of the percentage। तो इस तरह से आपके पास 2/3 200/3 आ जाएगा। 200/3 का मतलब होगा कि द चेंज इज 66.66% या 67% लिख के हम इसकी परसेंटेज को क्लोज कर सकते हैं। तो परसेंटेज में यही दो मेजर चीज़ें होती हैं कि हमें उसको फ्रैक्शन में या डेसिमल को परसेंटेज में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, या फिर हमें बाज़-औक़ात परसेंट इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करके वो बताना होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। एक और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, ये लास्ट है इस टॉपिक की बात, जो कि रिवर्स परसेंटेज कहलाता है। रिवर्स परसेंटेज, ठीक है। और इसमें भी आप देखेंगे कि क्वेश्चंस फ्रेज होकर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि एक फैन है जिसकी कोई प्राइस थी, उस प्राइस में 25% का इंक्रीज आया और 25% इंक्रीज होने के बाद उसकी जो न्यू प्राइस बनी वो 12,000 रुपीज बन गई, ठीक है। आफ्टर एन इंक्रीज in the price of 25%। अच्छा, अब ये है जो 25% इंक्रीज होने के बाद उसकी प्राइस है। बाज़ औक़ात क्वेश्चंस में हमसे ओरिजिनल क्वांटिटी पूछी जाती है, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस फैन। तो इसमें हमें रिवर्स परसेंटेज वाला काम करना होता है। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल मेथड से पहले करके बताता हूँ। वो ये कि हम सबसे पहले ये सपोज कर देते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द फैन है वो x है। अच्छा, अब जो इंक्रीज प्राइस होगी या चेंज प्राइस होगी वो कैसे इंक्रीज हुई? जो ओरिजिनल प्राइस थी उसका 25% इंक्रीज हुई। तो मुझे x को किस से मल्टीप्लाई करना चाहिए अगर मुझे इससे 25% से इंक्रीज करना है? जी देखें, अगर मैं इसको 25% से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो इट मीन्स मैं x का 25% कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल x मल्टीप्लाइड बाई 25/100 विल गिव अस 0.25 टाइम्स x। अच्छा, अब जो इंक्रीज प्राइस है उसके लिए क्या हुआ था, उसमें x की ओरिजिनल प्राइस थी प्लस इसकी 25% प्राइस ऐड हो गई थी। So the new price became 1.25 of x और 1.25 of x को अगर मैं इसका डेसिमल कैंसिल करूं तो इसके डिनोमिनेटर में एक 100 आ जाएगा। 125/100 को मैं 125% ऑफ x भी लिख सकता हूं, ठीक है। जो अभी मैंने वर्किंग की ये क्लियर हुई? क्या मैं फर्दर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं? तो मैं आपको असल में बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ 125% से अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो वो जो बाद में एडिशन हमने परफॉर्म करना है ना, हम उससे बच जाएंगे। सो दो तरीके हैं।
एक ये कि आप ये लिखते हैं कि इंक्रीज प्राइस इज 125% ऑफ एक्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लेट्स से अगर अभी हम ये नहीं लिखते, हम कहते हैं एक्स मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो ये तो एक्स का 25% आपको बता देगा, प्लस आपको इसमें ओरिजिनल प्राइस ऐड करनी होगी, फिर आपकी इंक्रीज प्राइस बन जाएगी। तो हम अपने काम को सिंप्लीफाई क्यों ना कर लें, हम अलग से इसको ऐड करने के बजाय हम यहाँ पर 25 के बजाय डायरेक्ट 125 लिख लेते हैं, तो इसमें वो एडिशन वाला ऑपरेशन भी इंक्लूडेड है। जी ऐसे ही होगा, आंसर सही आपका। तो अब हम इंक्रीज प्राइस की जगह लिखेंगे यहाँ पर 12,000, हम लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय 125 अपॉन 100, और 100 और 125 को जब हम दूसरी साइड पर मूव करेंगे, so 12,000 will get multiplied by 100 and divided by 125। अब देखें परसेंटेज क्या थी, 125%, विच मीन्स 125 अपॉन 100, लेकिन जब ये दूसरी साइड पे मूव होकर मल्टीप्लाई हुई तो ये 100 अपॉन 125 बन गई। इसको रिवर्स परसेंटेज कहते हैं, और रिवर्स परसेंटेज हम इसलिए करते हैं ताकि हम इंक्रीज क्वांटिटी या डिक्रीज क्वांटिटी को यूज करके ओरिजिनल क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकें। क्लियर हुआ आपको? सही है। तो हम यहाँ जैसे अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें, 25 4 जा एंड 25 5 जा, और फिर 5 इसको सिंप्लीफाई कर लेगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 2400 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो 0 0 16 और 1, 9600 रुपीज इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, जो कि 25% इंक्रीज होकर 12,000 तक पहुंच गई थी। ओके बताइए, जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की, ये क्लियर है? इतना क्लियर कि हम अगली एग्जांपल पे डिक्रीज को जाके डिस्कस कर सकें, और अगर इसमें अभी कंफ्यूजन है तो मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है ना एक और भी एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। जी 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 पूछें आप, जो भी क्वेश्चन है पूछें। जी बिल्कुल, ये बात सही है, और अभी मुझे इसको आगे दूसरा भी इसका वो बताना था ना पार्ट, कि इंक्रीज का मतलब है कि आपने 100 में 25 ऐड करना है ना, और डिक्रीज का मतलब एग्जैक्टली यही होगा कि आपने 100 में से उस डिक्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखें डिक्रीज के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी कार को डिस्कस करते हैं, कार या मोबाइल में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, और तकरीबन हर आर्टिकल में ऐसा ही हो रहा होता है, जो सिचुएशन हम यहाँ देखेंगे। फर्ज करें कार है, जब उसको ब्रांड न्यू परचेज किया गया था, तो लेट से वो 2 मिलियन की थी, यानी 20 लाख की कार थी। अच्छा, फिर उसके बाद उसके ऑनर ने उसको यूज किया, उसको चलाया, आफ्टर 2 इयर्स कार के बारे में कहा जाता है कि उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज कर गई है, उसमें डेप्रिसिएशन आ गई, उसकी वैल्यू कम हो गई है। और कम होने के बाद आ, उसकी, अच्छा मैं इस सिचुएशन को रिफ्रेज करता हूँ। हम कहते हैं कि कार जो है ना ओरिजिनली कितने में परचेज हुई थी वो हमें नहीं पता, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स जो उसकी प्राइस डेप्रिशिएट हुई, तो डेप्रिशिएट होने के बाद लेट से वो 18 लाख उसकी प्राइस है, ठीक है, आफ्टर 2 इयर्स। हमें ये पूछा जाता है कि आप ये फाइंड आउट करके बताएं कि इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, और 2 इयर्स के अंदर इसके अंदर जो
प्राइस इसकी डिक्रीज हुई, लेट्स से वो डिक्रीज हुई है बाय 15%, सो 15% उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई है, और आफ्टर 2 years डिक्रीज होने के बाद उसकी जो प्राइस है वो 18 लाख है। हमने ये बताना है कि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी। तो अगेन हम उसी तरह स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि हम कहते हैं कि इस कार की जो ओरिजिनल प्राइस है इट इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब जो डिक्रीज प्राइस होगी, डिक्रीज प्राइस वो लिखने के दो तरीके होंगे। एक ये कि हम पहले उसकी ओरिजिनल प्राइस लिखें x, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करें 15% ऑफ x। ठीक है, तो it will be equal to x minus 15 upon 100 multiplied by x, so it will become x minus 0.15x। सब्ट्रैक्ट करने से हमें यहाँ पर 0.85x वो बच रहा होगा। इसको भी मैं बल्कि थोड़ा सा और कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि हम यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा माइनस सेकंड टर्म में 0.15 बचेगा। 1 माइनस 0.15 विल बी इक्वल टू 0.85x। ठीक है, 0.85x इज द decrease price या is equal to the decrease price of the car after 2 years। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली हम यूं भी कर सकते थे कि हम कहते हैं कि कार की प्राइस 15% डिक्रीज हो रही है ना, सो द डिक्रीज प्राइस, मैं दोबारा बल्कि पूरा लिख देता हूँ कि ये जो डिक्रीज प्राइस है इट शुड बी इक्वल टू, जी बिल्कुल, 100 में से आप 15 को सब्ट्रैक्ट करें, बाकी बचा 85, सो इट शुड बी 85% ऑफ एक्स। सही है। और अगर आप देखें ये जो 0.85 है ना, अगर मैं इसका डेसिमल कैंसिल करता हूँ तो ये 85 अपॉन 100 एक्स बचेगा, एंड 85 अपॉन 100 एक्स इज ऑल्सो 85% ऑफ एक्स। तो कोई फर्क नहीं है, बस ये कि ये वाला मेथड थोड़ा सा लंबा है जो हमने ग्रीन में हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 18 लाख का नंबर लिखेंगे, 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाई होगा x से, सो रिवर्स परसेंटेज की वजह से हम 18 लाख की तरफ दोनों नंबर्स मूव करेंगे, वहाँ जाके 100 मल्टीप्लाई करेगा, 85 इसको डिवाइड करेगा। सो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, ज़रा इसको वर्कआउट करके बता दें इसका क्या आंसर आ रहा है। जी अच्छा, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। हमने इसको 18 लाख को मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड कर दिया 85 से, सो द ओरिजिनल प्राइस इज 2,11,7,647.058। तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, ये अराउंड यानी 21,17,647 समथिंग इस तरह उसकी प्राइस आ रही है। सो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरी चीज़ थी जिसमें हमें एक चेंज्ड क्वांटिटी या परसेंटेज वाइज एक इंक्रीज या डिक्रीज क्वांटिटी गिवन होती है, और उसकी मदद से फिर हमें ओरिजिनल क्वांटिटी की तरफ जाना होता है। और बस उसमें याद रखने की बात ये है कि अगर वो इंक्रीज है तो आप 100 में इंक्रीज करके फिर उसको ओरिजिनल से मल्टीप्लाई कर लें और फिर दूसरी साइड पे मूव कर लें, और अगर वो डिक्रीज है तो 100 में से उसको डायरेक्टली डिक्रीज करके
फिर आप ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करके चेंज क्वांटिटी से उसको इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों में से वैसे तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जो भी आपको मेथड आसान लगे वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अभी हमें टॉपिक देखना है, ये इसके बाद है प्रोपोर्शंस का। प्रोपोर्शन आपको पता है कि अगर हम दो क्वांटिटीज को रेशो में लिखते हैं तो ये जो क्वांटिटीज हैं इनको हम इन प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि A इज टू B, दो क्वांटिटीज हैं A और B और उसके लिए नंबर्स बन रहे हैं 2:3 फॉर एग्जांपल। जब हमने दो क्वांटिटीज को रेशो में लिख दिया तो हमने इनको प्रोपोर्शनेट इनका होना बता दिया। अब ये प्रोपोर्शनेट दो तरीकों से हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरे को हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन बहुत सिंपल है। अगर A और B प्रोपोर्शनेट हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो A के इंक्रीज होने से B भी इंक्रीज होगा और A के डिक्रीज होने से B भी डिक्रीज होगा। अगर ये आपस में इस तरह प्रोपोर्शनल हैं तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स उसकी फॉर्म ये बनेगी कि अगर दो क्वांटिटीज A B एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है तो अगर A के इंक्रीज होने से B इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रहा है और A के डिक्रीज होने से B उसके ऑपोजिटली इंक्रीज हो रहा है, तो अब हम कहेंगे कि ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो ये भी एक मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ना इन्वॉल्व होके बाज़ औक़ात यूज हो रहा होता है। तो अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, इससे फिर होता क्या है, दोनों प्रोपोर्शंस के फर्क से होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें, हमने देखा कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, जो पहला केस हमने देखा। तो अगर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के तो हम इसको यूं लिखेंगे कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। और अगर A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो A एज इट इज रहेगा, सिंबल भी एज इट इज रहेगा। B को अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन में शो करने के लिए B नहीं लिखेंगे, 1/B लिखेंगे। अगर A प्रोपोर्शनल टू B लिखा हुआ है so it means it is read as A is directly proportional to B। और अगर B न्यूमरेटर के बजाय डिनोमिनेटर में 1/, करके लिखा हुआ है तो हम इसको यूं रीड करते हैं कि A is inversely proportional to B। डायरेक्ट में एक का इंक्रीज दूसरे को भी इंक्रीज करेगा, पहले का डिक्रीज दूसरे को भी डिक्रीज करेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, पहला डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, अब इसमें ना दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये होता है कि आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी आपको बताई जाती है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो अब आप जो है ना x और y का एक रिलेशन फॉर्म करें, फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ y एंड x। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये करेंगे कि हम लिखेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब हमें करना ये है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम इक्वेशन में चेंज करना चाह रहे हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वेशन में अगर हम चेंज करना चाहें तो हो जाएगा, लेकिन हमें राइट हैंड साइड पे एक काम और करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे जो लिखा है उसको लिखें और उसको किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर दें
एंड लेट्स से द कांस्टेंट इज के। हम कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली के को यूज कर दिया जाता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वेशन में चेंज होता है जब हम राइट हैंड साइड की क्वांटिटी को किसी कांस्टेंट के से या कोई और लेटर यूज कर लें उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब प्रोपोर्शनैलिटी इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। और फिर इस के को फाइंड करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम यूज करके के फाइंड करके इक्वेशन बना देते हैं, रिलेशन को फाइनलाइज कर देते हैं। सेकंड, ये भी हो सकता है कि हमें कहा जाए कि y is inversely proportional to x। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? सिंबल्स की फॉर्म में हम लिखेंगे y is proportional to not x but 1/x, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है। फिर अगला काम वही है कि आपने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में चेंज करना है, तो आप कर दें, लेकिन फिर जो भी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखने के बाद आप उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। सो दिस टाइम द इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू k अपॉन x, जबकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इक्वेशन क्या बन रही थी? y इज इक्वल टू kx। तो ये दोनों प्रोपोर्शंस का फर्क होगा जो कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस में नजर आएगा, जहां हमने दोनों वेरिएबल्स या दोनों क्वांटिटीज को लिंक करके किसी इक्वेशन में या रिलेशन में कन्वर्ट करना होगा। एक और टाइप के क्वेश्चन इस तरह आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि कार्स इज टू पैसेंजर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी यानी टैक्सी हायरिंग सर्विस की बात कर लेते हैं, करीम है या कोई और है। अब वहां पर क्या होगा कि कार्स और पैसेंजर्स आपस में रिलेटेड होंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि इनकी रेशो है या इनका रिलेशन है कि 2:, लेट्स से 7, ये रेशो है किसी कंपनी के डेटा के मुताबिक। अब ये बताएं कि कार्स और पैसेंजर्स डायरेक्टली रिलेटेड हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जी, इसके लिए हमें देखना होगा ना, इसको चेक करना होगा कि अगर पैसेंजर्स बढ़ते हैं तो उस कंपनी के पास कार्स सेम रहेंगी या कार की डिमांड बढ़ने की वजह से वो अपने कैप्टन्स में और कार्स में और इंक्रीमेंट कर लेगी। और फर्ज करें कल को उसके पैसेंजर्स कम होते हैं तो जाहिर सी बात उसकी अर्निंग्स भी कम हो जाएंगी। तो जो उस कंपनी की कार्स चल रही हैं या कैप्टन्स उसमें काम कर रहे हैं वो मेंटेन रहेंगे या वो डिक्रीज हो जाएंगे? तो पैसेंजर्स के इंक्रीज होने से कार्स इंक्रीज होंगी या नहीं? जाहिर डिमांड बढ़ेगी तो फिर और कार्स भी सप्लाई करनी होंगी। और इसी तरह अगर पैसेंजर्स कम हो जाते हैं तो एज अ रिजल्ट सूनर और लेटर कार्स भी कम हो जाएंगी क्योंकि अर्निंग्स कम हो जाएंगी। क्लियर है ना? अब इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह दो चीजों को ना रिलेट कर दिया जाता है और ये नहीं बताया जाता कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो हमें खुद सिचुएशन को देख के वो करना होता है, एनालाइज करना होता है और एक डिसीजन लेना होता है। अब क्वेश्चंस में होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि हाउ मेनी कार्स विल बी देयर फॉर लेट्स से 35 पैसेंजर्स, 2:7 की रेशो है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि x कार्स विल बी देयर एज पर द रेशो 2:7। अब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जैसे हमने देखा, तो आपको ये करना है कि आपने यहाँ पर रेशो के नॉर्मल मीनिंग लेने हैं। यानी आप ये करेंगे कि 2:7 इज इक्वल टू x:35, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। और रेशो का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है कि 2/7 विल बी इक्वल टू x/35। सो x का आंसर यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्योंकि पैसेंजर 5 टाइम्स हो गए थे तो कार्स भी 5 टाइम्स हो जाएंगी।
ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हम ना कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन का सिनेरियो ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने ये देखा कि हमने कितनी लेबर एम्प्लॉय की और वो कितने दिन में उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें हमारे सामने रेशो आता है, फॉर एग्जांपल 10:19 का, कि 10 अगर लेबरर्स हैं तो वो 19 डेज में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और हमें पूछा जाता है कि फ़र्ज़ करें अगर ये 10 के बजाय 15 कर दिए जाएं, so how many days will they take to complete the same construction which was being done by 10 laborers in 19 days? अच्छा, अब हमने इसको जो भी सॉल्व करना है उससे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि आर दीज टू क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखें, उसका तरीका ये है कि आप चेक करें, अगर हम लेबर इंक्रीज करते हैं, so the time required to complete the construction will increase or decrease? क्या ख्याल है, डेज इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? लेबर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो अब वो कंस्ट्रक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, डेज रिक्वायर्ड होंगे, वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? जी, तो जाहिर है कि यहाँ पर डेज जो है ना वो डिक्रीज हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय करेंगे उतने कम दिनों में काम हो जाएगा। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा भी होगा। अगर हम लेबर कम कर देंगे, जहाँ 10 बंदे काम कर रहे थे वहाँ पे 5 कर देंगे, हाफ कर देंगे या कम कर लेंगे किसी भी तरह से, तो जो टाइम रिक्वायर्ड है ना वो कम लोगों को उतना काम करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सो इट मीन्स कि ये जो सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, रेशो का मीनिंग ऑपोजिट हो जाएगा। यानी पहले था ना 10:19, जैसे यहाँ था 2:7, इट बिकेम 2/7। अब ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा, 10:19 will become 10 multiplied by 19 is equal to 15 multiplied by x. So x अगर आपने फाइंड करना है, so 10 multiplied by 19 will be divided by 15. So 2/3, 19 2s are 38 upon 3. It means 12 whole 2/3 days उनको वो यानी यूज करेंगे, या यूं कह लें कि 12.67 डेज वो लोग यूज करेंगे इस इंक्रीज्ड नंबर ऑफ लेबर के साथ। 10 लेबर काम कर रही है अगर, तो 19 डेज लग रहे हैं। अगर आपने लेबर इंक्रीज कर दी है तो ये डिक्रीज हो जाएगी और ये तकरीबन 13 डेज या उससे पहले कंप्लीट कर लेंगे इस काम को। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन में ना दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक में हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होती है रिलेशन, और दूसरे में दो चीज़ों को इस तरह से रिलेट करके जो दो चीज़ें प्रोपोर्शनेट होती हैं उनमें से किसी एक का आंसर हमें फाइंड करके बताना होता है।